हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है डीएनए का द्विगुणन यानी डीएनए का रेप्लिकेशन या डीएनए का डुप्लीकेशन किस प्रकार होता है। डीएनए के डुप्लीकेशन या द्विगुणन से ही पता चलता है कि डीएनए का दो भागों में बंट जाना यानी कि दो प्रतिकृतियां या दो रेप्लिकेट्स का बनना डीएनए का द्विगुणन कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा जेके सर बायोलॉजी क्लास जो चैनल है, इसको आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। देखिए, अब चलते हैं डीएनए का डुप्लीकेशन। देखिए, डीएनए का जो डुप्लीकेशन है, डीएनए का जो द्विगुणन है, वो जो कोशिका चक्र है, सेल साइकिल आप लोगों ने पढ़ा होगा या पीछे, और नहीं तो सेल साइकिल आगे आएगा, हम बताएंगे इसको डिटेल से। सेल साइकिल में होता है कि एक सेल अपने दो भागों में बंटती है। तो जो सेल साइकिल है, मियोसिस और माइटोसिस दो प्रकार की सेल डिवीजन होते हैं। तो सेल साइकिल में जो इंटरफेज की एस अवस्था होती है, एस फेज होती है, इसमें डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक, वाटसन और क्रिक के अनुसार जो डीएनए है, जो डीएनए मॉलिक्यूल है, ये अलग होकर ये अपने समान दो डॉटर डीएनए का निर्माण करता है। वाटसन और क्रिक के अनुसार ये जो डीएनए का डुप्लीकेशन है, एक डीएनए से दो पुत्री डीएनए बनते हैं, अर्थात दो डॉटर डीएनए बनते हैं। तो ये जो बनते हैं सेमी कंजर्वेटिव मैनर में बनते हैं, अर्ध संरक्षी होता है। अर्ध संरक्षी का मतलब ये है कि इसमें जो नया पुत्री डीएनए बनेंगे तो इसमें एक स्ट्रैंड जो होगा ये तो पेरेंटल होगा, यानी कि पैतृक डीएनए का होगा, और जो दूसरा स्ट्रैंड है ये कॉम्प्लीमेंट्री या नया जो बना है स्ट्रैंड, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कहेंगे इसको, या पूरक सूत्र कहेंगे, ये जो होगा वो दूसरे का होगा, यानी कि नया होगा, यानी कि नया सिंथेसाइज होता है। तो इस प्रकार ये जो मेथड है इसको हम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं, यानी कि अर्ध संरक्षी द्विगुणन के नाम से जाना जाता है। वाटसन ने बताया कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए का जो अणु है, ये अपने दो स्ट्रैंड्स में अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, पृथक, और ये दो अलग स्ट्रैंड बनते हैं। और ये प्रत्येक जो स्ट्रैंड है जो बने खुलने से स्ट्रैंड, तो ये फंक्शन कैसे करता है, टेम्पलेट की तरह काम करता है, अर्थात फर्मे की तरह या सांचे की तरह काम करता है। और फिर इस सांचे से ही ये जो दोनों सांचे हैं इनसे फिर नए डीएनए बन जाते हैं जिन्हें हम डॉटर डीएनए कहते हैं। और वाटसन एवं क्रिक के इस विचारधारा का जो समर्थन है या इसके समर्थन में जो एविडेंस प्रस्तुत किए वो किए एम मैसेल्सन और एफ डब्ल्यू स्टाहल ने 1958 में कुछ प्रमाण दिए। उन्होंने ई कोलाई को, जो एस्चेरिशिया कोलाई नामक जीवाणु है, इसको इन्होंने N15 यानी नाइट्रोजन 15 के कल्चर मीडिया में यानी संवर्धन माध्यम में ग्रो किया, उनको उगाया। लगभग 14 पीढ़ियों तक इन्होंने इनको ग्रो किया। आप लोगों को संज्ञान होगा कि N का जो नॉर्मल आइसोटोप है या नाइट्रोजन का जो सामान्य समस्थानिक है वो N14 होता है। तो इन्होंने क्या N15 में ई कोलाई को, जीवाणु को उगाया, और N15 के जब उगाए हुए जो डीएनए स्ट्रैंड्स थे या ई कोलाई जो उगाए थे, तो इसके जो डीएनए स्ट्रैंड थे जो नए बने, तो ये कैसे थे, ये जो नए स्ट्रैंड थे N14 से, जो कल्चर मीडिया में N14 में बने थे उनसे हैवी थे। N14 में अगर उगाए जाए तो N14 में जो बने थे, जो ई कोलाई के डीएनए,
तो N15 में उगाए गए ई कोलाई के डीएनए जो थे वो N15 से क्या थे, भारी थे, ज्यादा हैवी थे। तो N15 के अब जो गिरो किया इन्होंने, फिर N15 के बोथ स्ट्रैंड्स को किसमें एंटर किया, N14 में। इन्होंने N15 वाले जो गिरो किए हुए हैं इनको N14 में एंटर किया। N14 में जब एंटर किया तो इन्होंने देखा नेक्स्ट जनरेशन में दो डॉटर डीएनए बने। तो N15 N14 दो सूत्र थे उनमें, एक था N15 का और एक था N14 का। तो इससे पता चला कि ये जो नए स्ट्रैंड नए डीएनए बने हैं इनकी जो घनत्व है, इनकी जो डेंसिटी है वो N14 से ज्यादा थी और N15 से कम थी। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि रेप्लिकेशन जो है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब देखिए रेप्लिकेशन के स्टेप्स। देखिए जो डीएनए रेप्लिकेशन में स्टेप्स हैं, पहला है इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, अर्थात समारंभन या प्रारंभन, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन का प्रारंभन कैसे किसे कहते हैं। तो देखिए ई कोलाई जो बैक्टीरिया है, एस्चेरिशिया कोलाई, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है। तो प्रोकैरियोट्स में जितने भी प्रोकैरियोट्स होंगे तो ई कोलाई में या प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन की एक डेफिनिट साइट होती है, एक निश्चित स्थान होता है और उस निश्चित स्थान को हम बेबल के नाम से जानते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। और जो प्रोकैरियोट के अलावा जो यूकैरियोट्स होंगे, यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स जिनमें केंद्रक नहीं होगा और यूकैरियोट्स जिनमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, तो इन सेल्स में क्या होता है, रेप्लिकेशन की बहुत सारे मैनी थाउजेंड्स हजारों रेप्लिकेशन साइट होती है। यानी कि बहुत सारी साइट्स होती हैं रेप्लिकेशन की। रेप्लिकेशन साइट्स या रेप्लिकेशन की यूनिट्स भी कह देते हैं इनको, रेप्लिकेशन की इकाइयां होती हैं। इन इकाइयों को हम रेप्लिकॉन के नाम से जानते हैं, जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है डीएनए रेप्लिकेशन का, वो है अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स। अनवाइंडिंग या अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स, जो कुंडली है या सूत्र है उनका खुलना। अनवाइंडिंग का मतलब ही है ओपन होना या खुलना। इसमें जो डीएनए हेलिक्स है, ये डीएनए है, तो ये अपने दो सूत्रों में अनवाइंड होगा, ये ओपन हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, अनवाइंड। जब डीएनए का स्ट्रैंड है, डीएनए मॉलिक्यूल है, जब अपने दो भागों में या दो स्ट्रैंड्स में खुलेगा तो इसके खुलने में एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम इसको ओपन करने में मदद करता है। इसके स्ट्रैंड्स को क्या करता है, वो खोलता है, स्ट्रैंड्स को ओपन करता है। और इस प्रकार ये जो दो स्ट्रैंड्स बने हैं, एक स्ट्रैंड ये बना, एक और एक स्ट्रैंड ये बना, ये कैसे लगते हैं, वाई शेप दिखाई देते हैं हमें। ये हमें वाई शेप दिखाई देते हैं, वाई की तरह दिखते हैं। और इन वाई शेप को हम रेप्लिकेशन फोर्क भी कह देते हैं। रेप्लिकेशन फोर्क के नाम से भी इनको जाना जाता है, जो वाई शेप्ड बन जाते हैं। फिर क्या होता है कि ये दोनों जब स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गए तो इनको अलग करने का या कट करने के लिए एंजाइम यूज किया। एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ट्रोपोआइसोमरेज एंजाइम। फिर
मरेज एंजाइम की सहायता से इसको हम डीएनए गायरेज एंजाइम भी कह देते हैं। इसका नाम दूसरा क्या है? डीएनए गायरेज एंजाइम। ये क्या करता है? डीएनए के इन स्ट्रैंड्स को अलग कर देता है, कट करने के काम आता है, या कट कर देता है, डिफरेंट मतलब पृथक करने का काम करता है। फिर दोनों स्ट्रैंड्स को जब ये वाई शेप्ड बन गए तो इनको यथास्थिति में अलग अलग रखने का काम करता है एक एसएसबी प्रोटीन। इन दोनों स्ट्रैंड्स को, बोथ स्ट्रैंड्स, ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, इनको सेपरेट रखता है, बिल्कुल अलग अलग रखेगा, इनको जुड़ने नहीं देगा, तो उसका नाम है एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन इसको क्या करता है? इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग रखता, पृथक रखता है। इसको सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग, एसएसबी का मतलब है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन भी कह देते हैं। और इसका दूसरा नाम है हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग। इसको हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन भी कह देते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, कंपटीशन में इस प्रकार के सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार जो एसएसबी प्रोटीन है वो दोनों हेलिक्स को अलग रखती है। अब देखिए अगले स्टेप पर चलते हैं। देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रैंड, उसके बाद का स्टेप है। ये जो दो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बन गई, तो ये जो दोनों स्ट्रैंड अलग हुए थे डीएनए के, इनको हम टेम्पलेट कहते हैं। इनका नाम क्या होगा? टेम्पलेट या सांचा। इनको हम टेम्पलेट कहेंगे। इन टेम्पलेट पर, ये जो डीएनए के टेम्पलेट होंगे, इन पर आरएनए के स्मॉल फ्रेगमेंट होंगे। इनको हम आरएनए प्राइमर कहते हैं। और आरएनए प्राइमर जो है वो प्राइमेज एंजाइम की सहायता से बनते हैं। और उसके बाद जो आरएनए प्राइमर हैं, जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स जो बन गए हैं, फिर इनको ये हटकर इनके साथ क्या आते हैं? डीएनए मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। अर्थात फिर डीएनए यहाँ पर संश्लेषित होता है, सिंथेसाइज होता है। फिर उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है ये देखेंगे। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। ये डीएनए का 5 से 3 एंड और 3 से 5 एंड का मॉलिक्यूल है डीएनए का द्विकुंडलित संरचना। इस पर जब ये वाई शेप्ड हो गया, खुल गया, ओपन हो गया, और ओपन होने के बाद जब हेलिकेज एंजाइम इसको ओपन कर देता है, तो उसके बाद 5 से 3 एंड के सेगमेंट की, मतलब टुकड़े की तरफ, स्ट्रैंड की तरफ, कौन सा स्ट्रैंड? जिसका 5 से 3 एंड डायरेक्शन होगी, इस पर एक एंजाइम जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड एंजाइम जो होगा, ये इस साइड बेसिस को लाता है। ये क्या करेगा? इस एंड पर बेसिस को लेकर आएगा। बेसिस कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ये जो बेसिस हैं, थाइमिन, साइटोसिन, इनको लाने का काम ये करता है। और जब ये यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर 5 से 3 एंड की ओर एक डीएनए का दूसरा सूत्र बनता है। इसको लैडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। जो एक सूत्र बना, इसको लैडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। ये कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस चेन होती है। ये कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है, यानी सतत चेन होती है। इसमें टुकड़े नहीं होते। कंटिन्यूअस चेन के रूप में डीएनए स्ट्रैंड 5 से 3 एंड की ओर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से बन जाता है। इसको लैडिंग स्ट्रैंड कहते हैं।
और ये कंटिन्यूअस चेन होती है। उसके बाद 3 से 5 एंड की तरफ इस डीएनए में, ये डीएनए मॉलिक्यूल है, तो डीएनए में फिर 3 से 5 एंड की ओर एक स्ट्रैंड बनता है टुकड़ों के रूप में। यहाँ टुकड़ों के रूप में दूसरा स्ट्रैंड बनता है, इसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, इसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। और ये कैसा स्ट्रैंड होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। इसमें जो ये कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी कि टूटी हुई लाइन होगी। डिसकंटिन्यूअस होता है, इधर डिसकंटिन्यूअस चेन होती है। और इस लैगिंग स्ट्रैंड के प्रत्येक सेगमेंट को, ये जो सेगमेंट बन रहे हैं, इन सेगमेंट्स को हम ओकाजाकी सेगमेंट भी कह देते हैं। ओकाजाकी सेगमेंट्स या फ्रैगमेंट्स, इनको ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। और इन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को फिर कंटिन्यूअस लेयर में, ये जो डिसकंटिन्यूअस है, टूटी हुई लाइन है, ये टूटा हुआ स्ट्रैंड बन रहा है, इसको डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। फिर क्या करेगा? एक एंजाइम होगा डीएनए लाइगेज एंजाइम। ये डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करेगा? जोड़ता है किसको? स्ट्रैंड्स को, जो पूरे सूत्र को एक बनाएगा। ये जो ओकाजाकी सेगमेंट्स हैं, इन स्ट्रैंड्स को जोड़ने का काम करता है और इस प्रकार एक कंटिन्यूअस चेन बन जाती है, एक सतत श्रृंखला का निर्माण होता है। इस प्रकार जो इस डीएनए से 2 प्रकार के डीएनए बनेंगे, यानी कि 2 डॉटर डीएनए बन जाते हैं। एक ये होगा, एक ये। इस प्रकार 2 डॉटर डीएनए बनेंगे और इन डॉटर डीएनए में जो एक स्ट्रैंड होगा वो पेरेंटल होगा, पेरेंट की ओर से, पेरेंट डीएनए की तरफ से आएगा, और दूसरा जो होगा वो न्यू होगा, यानी कि सिंथेसाइज हुआ होगा। 5 से 3 एंड और 3 से 5 एंड। तो इस प्रकार 2 डॉटर डीएनए रेप्लिकेशन द्वारा बन जाते हैं। और चूंकि इसमें एक पेरेंट का स्ट्रैंड होता है और दूसरा सिंथेसाइज होता है, इसीलिए इसको अर्ध संरक्षी द्विगुणन या सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। निश्चित रूप से आज आप लोगों को पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें। आपका मंगल हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।